जानकारी पहुंचाई जा सके और जागरूकता बढ़े। अब इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करने और सत्र का शुभारंभ करने के लिए मैं आदरणीय श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव एक्सेस टू जस्टिस, न्याय विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया वे अपने स्वागत भाषण से हमें संबोधित करें। धन्यवाद। सभी माननीय वक्ताओं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आज नए आपराधिक कानूनों के तहत बच्चों की सुरक्षा विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। ये कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की दिशा स्कीम के तहत लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, साल 2024 हमारे देश के लिए न्याय तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए शुरू किए गए ऐतिहासिक सुधारों का वर्ष था। ब्रिटिश संसद द्वारा लागू भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से बदलने से स्वतंत्रता के बाद आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में न्याय सुनिश्चित हुआ है। ये नए कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे और 1 वर्ष पूरा कर चुके हैं। भारतीय कानून प्रणाली को अत्याधुनिक, समयबद्ध और नागरिक केंद्रित बनाने वाले ये कानून हैं। बच्चे हमारे समाज के सबसे जोखिमग्रस्त वर्गों में से एक हैं। आज के बच्चे कई तरह के खतरों के शिकार हो रहे हैं, जैसे साइबर अपराध, मानव तस्करी, शारीरिक और मानसिक शोषण। ऐसे में जरूरी है कि कानून बच्चों को न्याय और सुरक्षा देने में सक्षम हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 में पहली बार बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अलग अध्याय 5 के तहत रखा गया है। मानव तस्करी के अपराध के लिए आजीवन कारावास तक की सख्त सजा का प्रावधान है। जिन मामलों में अपराध में किसी बच्चे की तस्करी शामिल है, वहां कम से कम 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। भिक्षावृत्ति को तस्करी के लिए शोषण के रूप में पेश किया गया है और यह एक दंडनीय अपराध है। इसके अलावा तस्करी के लिए किए गए बच्चों के यौन शोषण के अपराध के लिए सख्त सजा का भी प्रावधान है। ऐसे अपराधों के लिए न्यूनतम सजा 5 साल है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, जिसमें सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल किया गया है। BNS में सामूहिक बलात्कार की नाबालिग पीड़ितों के लिए आयु अंतर को समाप्त कर दिया गया है। पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ हुए इस तरह के अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई थी। इस प्रावधान को भी संशोधित किया गया है और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ इस तरह के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है। नए कानूनों में महिलाओं एवं बाल अपराधों के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों की भलाई और सही हालत में आने को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है। लेकिन ये कानून काफ़ी नहीं है। इसमें
हमारी न्याय प्रणाली के जो 5 स्तंभ हैं, पुलिस है, न्यायपालिका, जेल, फॉरेंसिक और प्रोसिक्यूशन, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिशा योजना का उद्देश्य भी यही है कि न्याय की जानकारी और पहुंच समाज के हर हिस्से तक, खासकर कमजोर वर्गों और बच्चों तक पहुंचे। यह वेबिनार उसी दिशा में एक प्रयास है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कानूनी दायित्व भी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। मैं और समय न लेते हुए हम चाहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट लोग अपने अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्वाइंट सेक्रेटरी सर फॉर दोज इंस्पायरिंग ओपनिंग रिमार्क्स। हमारा पहला तकनीकी सत्र भारतीय दंड संहिता में बच्चों से जुड़े अपराधों के प्रावधान पे केंद्रित होगा। आज हमारे बीच श्री प्रवेश शाह, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ एनसीपीसीआर, तथा श्री टी सोंगजालियन, अवर सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उपस्थित हैं। चूंकि समय सीमा सीमित है, प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि लगभग 15 मिनट में अपने विचार साझा करें। अब मैं श्री प्रवेश शाह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इन प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डालें। नमस्कार। सभा में उपस्थित आदरणीय संयुक्त सचिव महोदय श्री सुरेश कुमार जी, आदरणीय निर्देशक महोदया मोनिका रानी जी, और वेबिनार में जुड़े जितने भी पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागीगण हैं, उन सबको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं परेश शाह, जुवेनाइल जस्टिस, पॉक्सो और स्पेशल सेल्स देखता हूँ एनसीपीसीआर में। और मैं आपसे ये आज मैं मुझे खुशी है कि हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों में बदलाव पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी एक समझ बने, हम लोग को एक दिमाग में हमारे क्लैरिटी हो। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम का प्रयोग करूंगा ताकि समझने में आसानी रहेगी। प्रयास ये रहेगा कि मैं सरल भाषा का प्रयोग करूं। तो जो हालिया संशोधन हुए हैं हमारे नए आपराधिक कानूनों में, और जो अधिनियम बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिनियम हमारे देश में बने हुए हैं जो बच्चों को शोषण और अत्याचार से बचाने के लिए खासकर कार्यरत हैं, इनमें जितने संशोधन हुए उसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले कि उन विषयों पे जाऊं, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको, आपकी अनुमति से सर, आयोग के विषय में 2 स्लाइड्स में राष्ट्रीय बाल आयोग के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं। एंड उसके बाद हम वी विल टेक अ डीपर डाइव इनटू दिस कि हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमारा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हमारे अंडर सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे हैं, और हम लोग काफ़ी एक साथ जुट के ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हर बच्चे को न्याय मिले और न्याय की रूपरेखा ऐसी हो कि जो बदलाव आए हैं उसके टैंडम में वो चीज़ें रहे। सो विद दिस प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट एंड प्लीज मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज। स्लाइड्स। तो पहले मैंने जैसा कहा कि मैं एनसीपीसीआर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमारे जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमारा ये आयोग है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, और हमारा मूल काम है कि बच्चों को एक सुरक्षित, संरक्षित जीवन प्रदान करें। हर बच्चा पले बड़े हमारे देश में, उसको सारे अधिकार जो हमारे भारत के संविधान में और यूएनसीआरसी के तहत जितने भी अधिकार बच्चों को के लिए दिए गए हैं उनको सुनिश्चित करें। अलग अलग लोग, हम लोग मिलजुल के, देयर इज अ कन्वर्जेंस इन वेरियस स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे लोग, हमारा आपका सबका योगदान इसमें है, क्योंकि बच्चे को हम जनरली ट्रीट करते हैं कि उसकी अपनी ज़बान नहीं है, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है। लेकिन हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हमारा जो भारत का संविधान है जो सर्वोपरि है, वो हमारे बच्चों को एक नागरिक का दर्जा देता है। आपके और मेरी तरह बच्चा भी नागरिक है, तो ये ज़रूरी है कि हमारा फोकस बच्चे पे रहना चाहिए। 4 कोर पिलर्स हैं जो किसी भी चाइल्ड राइट्स के विषय में अगर हम बात करें तो इनमें 4 पिलर्स हैं। एक सर्वाइवल है, उसमें एक डेवलपमेंट है, एक प्रोटेक्शन है और एक पार्टिसिपेशन है। तो देश भर में जितने भी कानून बने हैं, जितने लेजिस्लेशंस वगैरह है, इन 4 पिलर्स के अंडर हम उसका समावेश कर सकते हैं। और जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं तो
ये हमारा मूल काम है एनसीपीसीआर में कि वी इंश्योर द बेसिक नेसेसिटीज़, जो हमारा हेल्थ केयर है, जो न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, उसकी एक सेफ लिविंग की कंडीशंस हर बच्चे को मिले पूरे देश भर में, ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक ही हम सुनिश्चित कर पाएँ। बच्चे का विकास, डेवलपमेंट की जब हम बात करें तो चाहे वो प्रमोटिंग एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, या होलिस्टिक ग्रोथ है, या क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, ये, और बच्चे का प्रोटेक्शन जिसमें कि उसके अधिकारों का संरक्षण आता है, जो अब्यूज के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, भेदभाव के अगेंस्ट, किसी प्रकार की हिंसा के अगेंस्ट, ये हमारा काम है कि ये हम सुनिश्चित करें बच्चों का प्रोटेक्शन। और जितने भी लीगल मैकेनिज्म्स जिसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जो भी विच आर इन प्लेस, वो हम ये सुनिश्चित करें कि जो भी हम कदम उठा रहे हैं वो इनके अंतर्गत ले रहे हैं। और पार्टिसिपेशन एक मूल पिलर है जिसमें हम बच्चों को अनेबल करते हैं वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें, उनकी बातों को भी हम सुने। तो हम आयोग की तरफ से हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बच्चों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम और आप तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चों से भी पूछें, उनके बारे में हम सुने, उनसे सुने, और उनके विचारों को भी हम सम्मिलित करें जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये हमारे 4 कोर पिलर्स हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी राइट्स को डाल सकते हैं। एनसीपीसीआर की मेन भूमिका मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स है। और अब जो में मूल विषय, और हमारे 3 कोर एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशन है। आप स्लाइड मूव कर दीजिए प्लीज, 3rd स्लाइड पे आ जाइए। सुनिए, आप वहाँ बैठ जाइए, अब स्लाइड मूव में उनकी हेल्प कर सकते हैं। राइट। तो 3 कोर ऐसे एक्ट्स हैं जिसको हम मॉनिटर करते हैं, जो हमको ताकत देते हैं कि हम मॉनिटरिंग में, हमें वो उसको एक्ट के अंदर लिखा गया है कि एनसीपीसीआर का ये दायित्व है कि हम इनके जितने भी प्रोविजंस एंड एंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट्स वगैरह दिए गए हैं उस एक्ट के अंतर्गत, उसकी हम मॉनिटरिंग करें। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, किशोर न्याय अधिनियम, एक ऐसा एक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा एक्ट है, एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, उसको मॉनिटर करना हमारा काम है। और एक पॉक्सो एक्ट है जो आप सब लोग जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, एक बहुत ही अच्छा एक्ट है जिसको एक बहुत अच्छे तरीके से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ड्राफ्ट किया गया था और फिर उसको वो इम्प्लीमेंटेशन में भी आया। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21A के अंडर हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, वो जो एक्ट आया है उसकी भी मॉनिटरिंग करना हमारा काम है। तो जब हम ये मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन ज़्यादातर देश के सभी स्टेक होल्डर्स से होता है, चाहे अभी सर ने उल्लेख किया पुलिस का और अलग अलग स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में सर ने अभी अपने इनॉग्रल एड्रेस में बताया, उन सारे स्टेक होल्डर्स से बहुत ही डिटेल लेवल पे हमारी चर्चा होती है, इसलिए थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि क्या गैप्स है, क्या चैलेंजेस है। तो उस विषय में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सो एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इट इज़ मेंट टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। जितने भी बच्चे जो अब्यूज़ या फिर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहे हैं, उनको टच अपॉन करने के लिए जो नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो नोटवर्दी है। और ये सर ने अभी अपने इनॉग्रल एड्रेस में भी बताया, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जो कि जो जिनके क्रियान्वयन से एक फायदा ये हुआ है कि पहले जितने भी, जैसे IPC की हम बात करें या पहले जितने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे पास अवेलेबल थे, वो थोड़े से कॉलोनियल थे अपने आप में। और उसमें अब जो हम लोग कर रहे हैं उसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा है और बच्चे की सेफ्टी और राइट्स को प्रायोरिटाइज करने के ऊपर फोकस ज़्यादा दिया गया है। तो उस चीज़ें थी उसको हमने लेते हुए नए उसमें लाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पुरानी चीज़ों को टच अपॉन नहीं किया। तो जैसे हम स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम कैसे इंटीग्रेट करके चीज़ों को साथ में चल रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मॉडिफिकेशंस क्या हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो किन किन जगहों पे मॉडिफिकेशन इसका हुआ है। पहले तो अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो एक इसका जो कवरेज है उसमें एक्सपेंशन हुआ है, देयर इज एन एक्सपेंडेड कवरेज। और इसमें जितने भी प्रोविजंस दिए हैं, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर उसमें टेक्नोलॉजी के विषय में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहे हैं, या फिर सर ने ट्रैफिकिंग के बारे में बताया, या विद एनहांस्ड डिजिटल क्राइम फोकस, इन सब का कवरेज एनहांस हुआ है, एक्सपैंड हुआ है। और जो पनिशमेंट्स हैं, जो दंड के जो प्रकार है, वो थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो गए हैं अभी जो नया परिवर्तन हुआ है उसमें। और
एनहेंस पेनल्टीज एंड मिनिमम सेंटेंसिंग फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें बढ़ोतरी हुई है, एग्रावेटेड असॉल्ट में बढ़ोतरी हुई है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाले ऑफेंसेस की घटनाओं में स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स लागू किए गए हैं। एक और मैंडेटरी रिपोर्टिंग का एस्पेक्ट है जिस पे जोर दिया गया है। जितने भी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है फॉर रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड अब्यूज विद कॉम्प्रिहेंसिव विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन मेजर्स, इसके ऊपर जोर दिया गया है, और मैंडेटरी रिपोर्टिंग के अंडर जोर दिया गया है पॉक्सो में, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के बारे में जोर दिया गया है। जो जितने भी डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल एविडेंस प्रोविजंस जो साइबर एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करते हैं, सीसैम को एड्रेस करते हैं, एंड एडवांस इन्वेस्टिगेटिंग टूल्स, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज में फोकस है इन मॉडिफिकेशंस में। अब जो स्लाइड आपके सामने था वो आप उसी स्लाइड पे रहिए प्लीज। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं जो चेंजेस हुए हैं, अगर लेट्स लुक एट आईपीसी कि आईपीसी में मुख्य रूप से क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। जैसे पहले जो आईपीसी था उसमें बिफोर इंडियन पीनल कोड नो एक्सप्लिसिट डेफिनेशन फॉर चाइल्ड स्पेसिफिक ऑफेंसेस वाज देयर। जो ऑफेंसेस बच्चों के अगेंस्ट होते थे उसमें कोई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन बच्चे की थी नहीं। फिर कुछ टर्म्स जैसे कि माइनर और माइनर गर्ल को इनकंसिस्टेंटली यूज किया जाता था, और जो एज लिमिट्स होती थी ऑफेंसेस के लिए, अलग अलग प्रकार के जो भी ऑफेंस होते थे उसमें एज लिमिट वेरीड होती थी। ये थोड़े से डिस्पैरिटीज उसमें थी। जो मेल माइनर है उसको 16 साल के नीचे तक देखा जाता था, और फीमेल माइनर को 18 के नीचे किडनैपिंग की केसेस में देखा जाता था। और कुछ डिफरेंट प्रोविजंस स्कैटर्ड थे अलग अलग चैप्टर्स में अगर हम आईपीसी की बात करें। लेकिन जब हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को देखते हैं तो उसमें एक क्लैरिटी है, थोड़ी सी और क्लियर कंसिस्टेंट डेफिनेशन है। बच्चा मतलब 18 साल की आयु के नीचे कोई भी व्यक्ति को बच्चे की तरह देख रहे हैं हम। और अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड पॉक्सो एक्ट के साथ हमने उसको अलाइन किया हुआ है, जो हमारा बीएनएस अभी है। और उसका जो अप्रोच है वो बहुत ही जेंडर न्यूट्रल है जब हम इसकी बात करते हैं थ्रू आउट। और जो प्रोविजंस है बच्चों के लिए वो कंसोलिडेटेड तरीके से दिए गए हैं चैप्टर 5 के अंदर। और जो वनरेबल ग्रुप है उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रीमलाइंड फोकस इसमें हमें दिख के आता है। तो ये उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। और इसका अगर हम की इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो the unified definition eliminates confusion and ensures consistent protection across all child-related offences, bringing India's laws in line with global standards. तो ये हमें एक global standard और platform में भी match करने में मदद कर रहा है। और if you see further, इन दोनों की comparison अगर हम देख लें, जैसे IPC और BNS की अगर हम कंपैरिजन देख लें तो जो भी लॉज हैं उनकी कंसोलिडेशन में IPC जैसा मैंने कहा स्कैटर्ड अक्रॉस वेरियस चैप्टर्स था। बीएनएस एक सिंगल डेडिकेटेड चैप्टर महिलाओं एवं बच्चों के लिए दिया गया है। बच्चे की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। पहले वेरिंग होती थी आईपीसी के अंदर, अब जो है कोई भी बच्चा 18 साल के नीचे उसको ट्रीट किया जाता है। जब हम क्रिमिनल लायबिलिटी, बच्चों के अगेंस्ट क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करें अगर, तो एक कॉन्सेप्ट है डोली इनकैपेक्स फॉर अंडर 7, मतलब कि 7 साल के नीचे की आयु का बच्चा क्राइम करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार का हम एक मान्यता लेकर चल रहे थे। और इसमें उस 7 से 12 की जो आयु है उसके बीच में एक मैच्योरिटी टेस्ट परफॉर्म की जाती है कि बच्चा का मानसिक विकास कितना हुआ है कि वो क्राइम करने योग्य है नहीं है। और ये चीज अगर हम बीएनएस में देखें तो मैंने आपसे जैसे कहा कि कुछ अच्छी चीजों को रिटेन किया गया है, तो इस चीज को रिटेन किया गया है यहाँ पे। और जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे रेप है उसके ऊपर अगर फोकस करें तो अलग अलग प्रकार के पनिशमेंट्स बेस्ड ऑन विक्टिम्स एज है आईपीसी में। लेकिन अभी एज डिफरेंशियल्स नहीं है और पनिशमेंट और ज्यादा सख्त हो गए हैं जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें। अगर किडनैपिंग एंड अबडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग एज लिमिट्स मेल और फीमेल की आईपीसी में थी। और जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो ये जेंडर न्यूट्रल अप्रोच है, मिनिमम पनिशमेंट इसमें है, अप्रोच विद मिनिमम पनिशमेंट। ट्रैफिकिंग, क्योंकि मैं आयोग में ट्रैफिकिंग भी देखता हूं, देयर इज अ डेडिकेटेड एंटी ट्रैफिकिंग सेल, तो हमारा जोर है कि हम देश भर में ये कोशिश करें कि प्रिवेंशन पे जोर दें। कॉम्बैटिंग तो एक अलग विषय हो जाता है, जब ट्रैफिक हो गया बच्चा उसके बाद हम जो भी स्टेप्स उठाते हैं वो अलग है। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन पे जोर दें, जो कि आयोग का भी फोकस है, तो हम बच्चों को मदद कर पाएंगे, बचा पाएंगे। और ट्रैफिकिंग के संदर्भ में इम्प्रिजनमेंट 10 साल होती थी आईपीसी में,
लेकिन जब हम बीएनएस को देखते हैं तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल है और वो बढ़ के 14 भी हो सकती है। और जब जो नए प्रावधान में आईपीसी में कोई एक्सप्लिसिट मॉडर्न ऑफेंसेस को देयर इज नो, इट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस मॉडर्न ऑफेंसेस, लेकिन आज के बदलते युग में जहां टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो चुका है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है या साइबर क्राइम्स है उसको क्रिमिनलाइज करता है, बीएनएस उसके बारे में बात करता है और उसमें दंडात्मक प्रावधानों को रखता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें तो पेनल्टीज की एनहांसमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे 7 मिनिमम ईयर्स होता था पहले पेनल्टीज की, जब हम बात करें मैंडेटरी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो 7 साल था, अब 14 साल मैक्सिमम ईयर्स हो गया है। एक्सटेंडेड मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर बुलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन हो गया है। और गैंग रेप जैसे अगर हम गैंग रेप जैसी चीज़ों के बारे में बात करें, ऑफेंसेस के बारे में बात करें, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ और डेथ फॉर गैंग रेप ऑफ चाइल्ड अंडर 18 बताया गया है। अब अगर आप देखें, बीएनएस इंट्रोड्यूसेस एन अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रिंजेंसी इन चाइल्ड प्रोटेक्शन। बहुत ज़्यादा सख्ती है, जब हम बहुत ज़्यादा जोर है, बहुत ज़्यादा सख्ती है चाइल्ड प्रोटेक्शन की जहाँ बात होती है। और वेयर द आईपीसी हैड वेरिंग डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट ऑफन लेफ्ट टू जुडिशियल डिस्क्रिशन, द न्यू लॉ मैंडेट्स मिनिमम सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट द ग्रेविटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। और जो गैंग रेप के केसेस के बारे में मैंने बताया, नाउ कैरी द मोस्ट सिवियर पनिशमेंट्स पॉसिबल, सेंडिंग अ क्लियर डेटरेंट मैसेज। एक फोकस जो है डेटरेंस पे भी है अभी इस लॉ में। पहले क्या था कि रिफॉर्मेशन पे फोकस था। आईपीसी की अगर हम बात करें तो हम सोचते थे कि जो क्राइम करके बच्चा निकला है उसको रिफॉर्म कैसे करें, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। अब एक डर भी है, अगर हम डेटरेंस के थ्रू काम करेंगे, जो डर रहेगा, तो व्यक्ति 50 बार सोचेगा पहले कि भाई इसका इतना बड़ा पनिशमेंट है तो फिर मैं ये क्राइम करने से पहले दिमाग में 10 बार तो ये बातें आएंगी ही। तो ये जो अभी जो बदलाव हुए हैं उसमें डेटरेंस और रिफॉर्मेशन दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा बदलाव है मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जो बदलते टेक्नोलॉजी में जो रेवोल्यूशन आया है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग आए दिन सुनते भी होंगे कि साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन डिजिटल क्राइम्स के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपसे बता सकता हूं, हमारे पास एक सीसैम करके डेडिकेटेड सेल है हमारे आयोग में। हमारे पास इतने सारे साइबर क्राइम की घटनाएं रोजमर्रा आने लगी हैं कि साइबर का अपराध, बच्चे कैसे फंसते जा रहे हैं इन चीज़ों में। तो इनसे बचने के लिए भी जो नए जो बदलाव है, इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। अब साइबर क्राइम इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो बीएनएस एक्सप्लिसिटली इंक्लूड साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड इट एड्रेसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट एड्रेसेस डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन, ऑनलाइन ग्रूमिंग अपने आप में एक विषय है जो आपको अध्ययन करना चाहिए कि कैसे बच्चों को बहला फुसला के, आप देख रहे होंगे बच्चा चैट कर रहा है किसी के साथ और वहाँ पे कोई एक लड़की है, महिला की तस्वीर हमें दिख रही, पर जरूरी नहीं है उसके पीछे कोई परपरेटर अधेड़ उम्र का बुढ़ा भी बैठा हो सकता है जो बच्चों को अल्यूर कर रहा है। और ये अल्यूरमेंट इतने फाइन तरीके से होता है कि बच्चा धीरे 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 ऐसा फिसल जाता है उस ट्रैप में कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, अपने परिजनों से, अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है। और उसका सारा कॉन्फिडेंस, वो बच्चे के कॉन्फिडेंस को इतना ग्रैब कर लेता है कि उसका पूरा कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस उसके हाथ में होता है और वो बच्चे के बिहेवियर को ऑल्टर करना शुरू कर देता है। तो जब हम ग्रूमिंग को ज़्यादा समझेंगे, ये ज़रूरी है इस, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा इस पर, लेकिन ग्रूमिंग अपने आप में एक विषय है जिसको हमें सबको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इस पर कार्यशालाएं भी हो सकती है। जो डिजिटल एविडेंस फ्रेमवर्क है, जो बीएसए हमारा है, इट ट्रीट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज पर प्राइमरी एविडेंस। पहले क्या था कि हमारे पास जो कागज के एविडेंस को हम ज्यादा जोर था आईपीसी में, जो भी कागज हुआ, अब जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पे एक जोर आ गया है। बीएसए ट्रीट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस, सिंप्लीफाइंग प्रोसिक्यूशन ऑफ टेक एनेबल्ड क्राइम्स। जो डिजिटल साइबर अपराध हो रहे हैं उन केसेस में जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है जो विक्टिम की, उस स्टेटमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है और बच्चे की, मतलब उसकी स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी वाइल मिनिमाइजिंग द ट्रॉमा। जैसे कि एक बच्चा सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है और उस बच्चे को हमें उसकी स्टेटमेंट लेनी है, बट द चाइल्ड इज टू ट्रॉमेटाइज। उस बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है कि वो कहीं आके बैठे बात करे अपने बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ। और कई केसेस जो हमारे आयोग में आए हैं उसमें हमने देखा है कि फादर इज इन्वॉल्व, इंसेस्ट के केसेस जहां पे एक पिता अपने बच्चे के साथ लैंगिक शोषण वाला अपराध कर रहा है। ऐसे केस में बच्ची क्या ही बोल पाएगी। अभी रिसेंटली, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, एक स्टेट से एक घटना आई थी, बहुत ही रिसेंट केस है, हम वहां गए, हमारी टीम वहां पे गई थी, हमें ये खबर मिली कि एक बच्ची
किसी दोस्त ने हमें बताया, हमें आयोग में लिख के दिया कि ये फलाना लड़की जो है पीड़ित है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसके घर वाले में से कोई पोजीशन ऑफ पावर और प्रॉक्सिमिटी में कोई अब्यूज कर रहा है इसके साथ। तो हम घटना का संज्ञान लेते हुए हमने चिट्ठियां भेजी, तो वहां से जवाब आया कि हमने जी पता कर लिया है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, सब ये फॉल्स फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन है। थोड़े दिन बाद हमारे पास और मैसेज आया, एक पॉक्सो ई बॉक्स है हमारे पास डेडिकेटेड, तो कहीं कहीं से कुछ लोग जो बच्ची के वेल विशर्स थे उन्होंने बताया कि कुछ गड़बड़ है साहब, यहाँ सही नहीं चल रही हैं चीजें। हमारी टीम वहां गई, बच्ची से बात की। इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड टू सिट इनसाइड द पुलिस स्टेशन एंड गिव हर बयान। तो आप समझ सकते हैं कि एक पीड़ित जो ऑलरेडी इतना ट्रॉमेटाइज्ड है, वो कैसे मतलब ये किसी पुलिस थाने में, जो कि अगर चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, वहां महिला कर्मी नहीं है जो उससे बात कर सके, तो कितना ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि वो कैसे बताए कि मेरे ही पिता मेरे साथ क्या क्या कर रहे थे और रोज मुझे लैंगिक शोषण का शिकार बनना पड़ रहा है। और मैं पिछले 2-3 वर्षों से मुझे मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या किस किस प्रकार से मेरे साथ जो जो घटनाएं हुई है। फिर हमारी जो फीमेल काउंसलर्स थी, हमारी फीमेल कंसल्टेंट्स थी, वो भी गई थे हमारे साथ और बहुत उस लड़की को कॉन्फिडेंस में लेके जब हमने बात किया, तब इतनी सारी चीजें अलार्मिंग निकल के आई कि वो तो सच बात है। उसने हिम्मत की, अपना बयान दिया, और जैसे ही हम लौट के आए उस पर इतना दबाव पड़ा कि उसने अपना बयान बदल दिया। ऐसी तो ये तो रोज होता है, ऐसे केसेस हजारों हमारे पास आ रहे हैं। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि अगर जो आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए हैं, बच्ची अपने घर में बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग के अंडर उसका बयान लिया जा सकता है और उसको कानूनी रूप से माना जाएगा। पहले ये सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, ठीक है। और एक मैंडेटरी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे जोर है। बीएनएसएस रिक्वायर्स फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑल सीरियस ऑफेंसेस विद एक्सपर्ट्स, documenting crime scenes electronically, ensuring comprehensive evidence collection in child abuse cases। child abuse की जितनी भी घटनाएं हैं उनको डिजिटल एविडेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मान्यता दी गई है, पहले ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। तो यस, यही कहने की प्रयास है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं थोड़ा उस पर भी देखते हैं। जो ये प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे बदलाव में, तो उसमें स्पीड और सेंसिटिविटी जो चीजों को डील करने में जो तेजी होनी, गति, और उसके साथ साथ उसमें वी हैव टू बी इक्वली सेंसिटिव आल्सो जब विक्टिम की बात होती है। अब अगर हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन की ही बात कर लें तो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो गया है विद अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी इन इनिशियल रिपोर्टिंग पे जोर है। ट्रायल वाया वीडियो, अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रायल्स भी हो रहे हैं टू रिड्यूस चाइल्ड ट्रॉमा, अलाउइंग टेस्टिमनी विदाउट फिजिकल कन्फ्रंटेशन। बिकॉज मैंने बोला कि बच्चा हमेशा डरा हुआ होता है। हमारा काम क्या है, अगर हम न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को नॉन थ्रेटनिंग चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उससे बातचीत हो और उसका जो भी वो बोलना चाहता है या बोलना चाहती है उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो ट्रायल अब वीडियो के माध्यम से होने लगा है और इसमें मान्यता मिली है और इस नए बदलते कानूनी प्रावधानों में इस पे जोर है। अब इन्वेस्टिगेशन 90 दिनों में, ये मैंडेटरी है कि विक्टिम की जो अपडेट्स हैं वो हर 90 दिनों में अपडेट किए जाए। फोरेंसिक एविडेंस कलेक्शन से लेके और 7 दिनों में मेडिकल रिपोर्ट टाइमलाइन के साथ जमा हो जानी चाहिए फॉर स्विफ्ट प्रोसेसिंग। जो जजमेंट है वो 30 से 60 दिनों के बीच में हो जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर जजमेंट डिलीवरी, प्रिवेंटिंग protracted trials that re-traumatize child victim through prolonged proceedings। जो प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी चलती है, बार बार बच्चे को बुलाया जाता है, बार बार वही चीजें पूछी जाती है, ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो सकता है। कुछ सवाल लोगों में ये भी आ सकते हैं कि साहब अभी भी यही घटनाएं चल रही हैं, हमें तो ये सुनने में आ रहा है और जो हमारी जानकारी है, जो हम देख रहे हैं वो यही चीजें चल रही हैं, अभी कुछ नया बदला नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं आयोग में बैठा हूं, क्योंकि मैं मेरे कोलीग के साथ भी आया हूं, हम लोग इन केसेस के साथ रोजमर्रा डील करते हैं, तो बदलाव आ रहा है। हम भी देख रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्रियान्वयन हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दी फैसले किए जा रहे हैं। Now the BNSS transforms criminal procedure from a system that often re-victimize child, because जब बच्चे को घड़ी घड़ी आप ये पूछोगे कि फिर से बोलो और बताओ क्या हुआ था, फिर से बोलो, तो बच्चे का ट्रॉमा बहुत हाई हो जाएगा। बहुत मुमकिन है कि बच्चा री-ट्रॉमेटाइज भी हो सकता है और ये लेंदी है और इसमें जो सेंसिटिविटी क्वेश्चन बहुत कम रहता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड द स्पीड ऑफ ट्रायल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्रिमिनल लायबिलिटी पे फोकस करें तो प्रोटेक्टिंग यंग माइंड्स पे जोर है। एज बेस्ड क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने डोली इनकैपेक्स की बात की थी, चिल्ड्रन अंडर 7 कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ये हम मानते थे और एक कंप्लीट इम्यूनिटी उनको मिल जाती थी बच्चों को।
अब 7 से 12 में डिफेंस अवेलेबल इफ द चाइल्ड लैक्स सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड वो मैच्योरिटी टेस्ट वो अभी भी हमने रिटेन किए हुए हैं. बोथ आईपीसी एंड बीएनएस मेंटेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट very young children cannot form criminal intent. The maturity of understanding test for ages 7 to 12 ensures that development psychology informs legal decisions, protecting children who may not fully comprehend their actions and implications. तो ये डॉली इनका पैक्स के बारे में मैंने बताया, ये रिटर्न किया गया है. हाउ मच टाइम डू आई हैव? मेरे ख्याल से मैं 4-5 मिनट में कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप करने की. अब एविडेंस की बात करें तो एविडेंस लॉ ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेडिशनल एविडेंस जो है वो इट वाज लिमिटेड टू पेपर डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल एविडेंस एंड इन पर्सन टेस्टिमोनी, जो कि ज़्यादातर इन चीज़ों में हार्ड एविडेंस में ज़्यादा फोकस था. अब डिजिटल रिवोल्यूशन में बीएसए के थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मैंने पहले भी बोला है, मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि ये बदलाव है. बीएसए एलिवेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू प्राइमरी एविडेंस स्टेटस. उसको मुख्य एविडेंस के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें कि ईमेल है या सर्वर के लॉग्स हैं या स्मार्टफोन के अंदर जो कंटेंट है या जो लोकेशन बेस्ड डेटा है, इन चीज़ों को मान्यता है. और एक रिमोट टेस्टिमोनी भी दी जा सकती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ओरल एविडेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम यूज़ कर सकते हैं. और इट प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड विटनेस वाइल मेंटेनिंग लीगल ऑथेंटिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. नेक्स्ट स्लाइड. अब कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अगर देखें तो हमने प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल पे जोर है. प्रिवेंशन में अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स पे जोर है. रिपोर्टिंग में मैंडेटरी प्रोफेशनल रिपोर्टिंग ड्यूटीज पे है. इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एविडेंस के ऊपर जोर है. और रिहैबिलिटेशन में विक्टिम सपोर्ट एंड ऑफेंडर ट्रीटमेंट पे जोर है. ट्रायल का मैंने बोला फास्ट ट्रैक है, जल्दी से जल्दी होना चाहिए. चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स पे जोर है. सो इंडियाज न्यू क्रिमिनल, तो दिस इज ब्रिंगिंग अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. जो हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं, ये सारी चीज़ों से हम ये एक ही चीज़ बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव हमारे बच्चों के जितने भी राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छे सकारात्मक एनेबलर्स के रूप में काम कर रहे हैं. और इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉ फ्रेमवर्क क्रिएट्स अ होलिस्टिक इकोसिस्टम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन. नेक्स्ट स्लाइड. तो आई थिंक मैं और ज़्यादा इसमें स्लाइड्स तो हैं और भी, लेकिन द बॉटम लाइन इज कि हम सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जो जिनका काम ये है कि हम बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, वो इस बदलते अधिनियमों को इंटीग्रेट करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे, हर बच्चा, एवरी चाइल्ड इन द लास्ट लाइन इज अटेंडेड टू in alignment with the new reforms and changes which are more enabling, जिनका काम है कि और एक सशक्त माहौल प्रदान करना. तो ये हमारा एफर्ट है. एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. एंड इस संवाद के लिए, इस चर्चा के लिए भी मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इससे एक कन्वर्जेंस बनने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है. थैंक यू वेरी मच. इस विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद सर. आगे बढ़ते हुए हमारा अगला सत्र बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायालयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर केंद्रित होगा. इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय श्री अनिल कुमार मिश्रा जी. आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर्वोच्च न्यायालय में 25 वर्षों से अधिक का स्मृत अनुभव रखते हैं तथा हमारे न्याय बंधु कार्यक्रम से भी जुड़े रहे हैं. मैं विनम्रता पूर्वक श्री अनिल कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें. थैंक यू. पहली बात, मैं अब सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ. ऑनरेबल Joint Secretary ji and distinguished members, panelists, I thank the Department of Justice for organizing this timely discussion on safeguarding children under the new criminal laws. I'm sorry, मेरा थोड़ा सा अंग्रेजी के बीच में रहेगा. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1 जुलाई 2024, जो आपने सुना होगा,
बहुत विस्तृत जानकारी दी परेश जी ने, marks a watershed movement in India's criminal justice system. These reforms are not merely cosmetic, they redefine how we protect the most vulnerable, that is our children. Now, can we have the slides, please? चूंकि परेश जी ने बहुत विस्तृत में जानकारी दे दी है कानूनों के बारे में, जितने हैं, जितने उनके अंतर्गत प्रावधान हैं, उन सबकी जानकारी दी है। मैं बस बेसिक फिर से एक रिमाइंड करने के लिए बता दूंगा कि बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। जो मुख्य इसके बिंदु हैं, जरा पिछले वाले स्लाइड को ही प्लीज। इसमें जैसा परेश जी ने कहा कि इसमें यूनिफॉर्म चाइल्ड डेफिनेशन है, कंसोलिडेटेड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, क्योंकि एक जगह पे एक चैप्टर के अंदर सारे जो ऑफेंसेस थे चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ, वो एक चैप्टर में लाया गया है इसको। प्रोसीजरल एंड एविडेंशियरी रिफॉर्म्स जो आपने सुना भी परेश जी से, और स्टैट्यूटरी शील्ड, अब कहीं जाके लगता है कि बच्चों के जो राइट्स दिए गए हैं संविधान में 39F में, वो कहीं ना कहीं अब नए कानूनों से वो एक स्टैट्यूटरी शील्ड बन गया है बच्चों के लिए। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कानून जो हमारे स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है वो तो बन गई, उसके बाद हाउ द कोर्ट सी इट। हमारे न्यायालय, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, जो कि कानून की समीक्षा करती है, उसका रिव्यू करती है और फिर उस कानून को फर्दर इंटरप्रेट करती, वो कैसे देखती है। देखिए पिछले एक साल में करीब 3 केसेस जो मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। एक जस्ट राइट्स वर्सेस एस हरीश का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड यूज नहीं करना है, इसके बदले अब सी सीम टर्म उन्होंने एक इजाद किया, बोला इसको यूज करना है। सी सीम इज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। दूसरा केस था सुओ मोटो, जो आप लोगों ने काफी अखबार में आया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पॉक्सो एक्यूज्ड को ऑन अ वेरी फ्लिम्सी ग्राउंड उसको रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसका संज्ञान लिया और कन्विक्शन को रिस्टोर कर दिया और कहा कि ऐसे कोर्ट्स को गाइडलाइंस दी कि ऐसे केसेस को काफी गंभीरता से लें और उसको पुराने मापदंडों पे ना रखें। Now the third case in this line is Kinnori Ghosh versus Union of India, that is also of 24. All these 3 cases are after the BNSS Act which have come into effect. Kinnori Ghosh is important also because जो इतने दिनों से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में पहले से मैंने बहुत सारे केसेस विक्टिम्स जो रेप विक्टिम्स हैं या चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस के विक्टिम्स हैं, उसमें देखा है बहुत दिनों से, पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि प्लीज डोंट रिवील द नेम ऑफ द विक्टिम। ये अब बीएनएस में स्पेशली सेक्शन 72 में बहुत क्लियर आ गया है कि आप विक्टिम का नाम, मीडिया और इन सब की जिम्मेवारी दी गई है कि
स्पेशली पुलिस को कि आप उसको रिवील नहीं करेंगे. So Kinori Ghosh has totally put an end to that. उसके बाद next slide please. इन सब के बीच ये तो सारे केसेस 24, 25 के हैं. मैं एक केस का नाम लेना चाहूँगा जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था. मैं एमाइकस अपॉइंट हुआ था. एरा क्रिपेंडॉफ का केस. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें दो चीज़ों पे पॉक्सो के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट had put its foot down. One on the definition of child. Second on the age. अब चाइल्ड की डेफिनेशन उस केस में ऐसा था कि जो विक्टिम थी वो हर मेंटल फैकल्टीज वर अंडर डेवलप्ड. सो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि दो हर बायोलॉजिकल एज इज बियॉन्ड द पॉक्सो एज लिमिट ऑफ 18 years, but her mental faculty is of a child. So would she also come under POXO Act or not? क्या वो भी जो जिनकी मानसिक ग्रोथ 5-6 वर्ष के बच्चे के बराबर है, क्या वो भी पॉक्सो के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर, चूंकि पॉक्सो एक क्रिमिनल स्टैट्यूट है और क्रिमिनल स्टैट्यूट को, दिस इज फॉर everyone would be knowing, but I will still repeat it, को स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट किया जाता है. जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जो मायने हैं, बस उतना ही रखा जाता है, believing that legislature has thought it best to use that word. So एरा क्रिपेंडॉफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड की डेफिनेशन दी हुई है एनीबडी अंडर 18 years of age. So the act only takes into account biological age and not any other thing. So ये एक गाइडलाइन है for following the statutes to the T, to their exact word and how they have been used. ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंक्लूडिंग जैसा ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने कहा, प्रोसिक्यूशन, पुलिस एंड पॉलिसी मेकर्स, इन सब के लिए ये एक गाइडलाइन है कि जितने ये BNS, BNSS, BSA रेड विथ पॉक्सो एंड JJ एक्ट, इनको आप प्लीज स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करके ही इनका क्रियान्वयन करें तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. नाउ जो चेंजेस हैं परेश जी ने बताया, फिर भी मैं बता देता हूं. अब चाइल्ड की एज सेक्शन 2(3) में 18 years है. 70 to 72 रेप एंड एग्रावेटेड रेप ऑफ माइनर्स, जो कि मिनिमम, जो कि अब मेन ऑफेंस एक्ट जो IPC थी उसको बदल के अब उसमें एग्जैक्ट माइनर्स के लिए आ गया है. फिर यूज ऑफ चाइल्ड इन ऑफेंसेस इंक्लूड किया गया है CSIM जैसे अपराधों के लिए. फिर ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन, फिर उनका एक्सपोजर. जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंज लाया है BNS ने, वो है एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट अंडर 12. हमारे यहाँ अबैंडनमेंट की बहुत घटनाएं होती हैं, जो कि जो लोग फील्ड पे काम करते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे ट्रायल में देखते हैं, जो चिल्ड्रन हु हैव बीन अबैंडन्ड, those who we found on railway stations, those who we found on roads, and their exposure and their abuse is mostly unreported. So that is now covered under section 93. फिर kidnapping for begging, उसमें 10 years to life अब stricter punishment है. And then 72(1) जो मैंने कहा कि अब बैन ऑन विक्टिम आइडेंटिटी डिस्क्लोजर पे है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
यस, आप जान ही रहे हैं 2 month इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइन है, रिकॉर्डिंग बाय वुमेन ऑफिसर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग is actually very important as a prosecutor, as a defense counsel. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में या पुलिस के सामने बयान देना एक बच्चे के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है. So after giving him a proper environment and then recording his statement, his or her statement, was a necessity which has been now given under the statute. फिर in camera trials preferably by woman judge, yes. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि now judges also have to be sensitized to special. You need expert judges who only have expertise in the child related cases. Then victims right to be heard in bail. Now ये बहुत important आया है क्योंकि जो यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हैं वो भी मेरे से सहमत होंगे कि बेल जो चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस है इनके बेल के दौरान, बेल या सेंटेंसिंग में विक्टिम को भी बोलने का मौका देना, कोर्ट में अपनी बात कहना, ये राइट देना. क्योंकि हर केस तो स्टेट प्रोसिक्यूट करती है, देयर इज अ प्रोसिक्यूटर, बट अलग से विक्टिम को एक राइटफुल देना, ये अब एक प्रावधान है और कोर्ट्स ने इसको एक्सपैंड किया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yes, electronic evidence is fully admissible now under the BSA. Protected testimony via video link and in camera, a statutory presumption in exploitation cases. Now this is important. ये statutory presumption ये होता है कि statutory presumption एक presumption already in favor ऑफ द विक्टिम रहता है जुडिशियल माइंड में कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है अपनी टेस्टिमनी में. सो ये एक प्रिजम्पशन ऑलरेडी दिया गया है. उसके बाद एक्सपर्ट मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, एविडेंस एक्ट में ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना. नाउ दिस really helps the victim. From my personal experience I can tell you, the presence of a child psychologist with the child is very important, and it really helps in the child's trauma to assuage his or her feelings. नाउ कंपैरेटिव टेबल तो आपने पहले भी देखा होगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करूँगा. कैन यू मूव टू अनदर, यस स्लाइड प्लीज. नाउ जैसा मैंने कहा, अब जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं वो इसमें मेरे हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, prosecutors and expert judges, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स, ये हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं और चूंकि अब ये नए कानूनों के अंदर अब हो सकता है कि न्यायपालिका इस पर जोर दे. AV फैसिलिटीज, नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेज कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बच्चे के स्टेटमेंट की कहाँ होगी? क्या ये पुलिस थाने में होगी, क्या ये कोर्ट में होगी, या ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब
उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, क्या उसके फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में होगा। सो इन सब चीजों पे हम सभी स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं एक जुट होके इस पर एक डिसीजन लेना होगा, क्योंकि स्टैट्यूट्स, प्रावधान, जजमेंट्स ये एक गाइडिंग लाइट है, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं गाइडिंग लाइट्स के स्कोप में हमें करना होगा। फिर हार्मोनाइजेशन तो है ही पॉक्सो और जेजे एक्ट का। फिर 2 मंथ की जो इन्वेस्टिगेशन रूल है 60 डेज, वो चूंकि सारे अपराधों में चार्जशीट फाइल करना होता है 60 डेज में, पर उसको एक्सटेंड किया जाता है 90 डेज। फिर बार बार एक्सटेंशन लिए जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा। उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर चाइल्ड रिलेटेड केसेस, जहां पर इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रिक्ट, जो कि बीएनएस में प्रावधान है कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर आप चार्जशीट फाइल कर दें। नाउ लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट इज जुडिशियल कंसिस्टेंसी। ये जुडिशियल कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब हम सभी स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे रहें और एक वी आर ऑन द सेम पेज दैट व्हाट डज बीएनएसएस जुरिस्प्रूडेंस से, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है वो एग्जैक्टली क्या कह रही है ऐसे केसेस के लिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहता है। एक, एज डिटरमिन करना। एज को लेके कोर्ट में बहुत डिस्प्यूट होते हैं। सो स्पेशली इफ द चाइल्ड इज below than 5, 6 or 10, you can gather that his age is not over 18. But what happens when someone is of 17 years of age or 17 and a half? Now बहुत बार देखा गया है इन recent 5-6 महीनों में केरला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी, जहाँ पर इन लोगों ने हाई कोर्ट्स ने बहुत ही लिबरली कॉन्स्ट्रू करना शुरू कर दिया है 18 इयर्स के एज को। क्योंकि अगर इफ समवन इज ऑफ 17 and a half, he has the same maturity of anyone having 18 years and above. So इसको जुडिशियल डिस्क्रिशन के अंदर ला दिया है, whereas as I had said earlier in the beginning itself, एरा क्रिपेंडॉफ, इसीलिए मैंने बताया था कि एरा क्रिपेंडॉफ कहता है कि स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट कीजिए। बहुत सारे हाई कोर्ट्स इसको अपने लिबरली बहुत डिस्क्रिशन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। हमें उस दिशा में काम करना है। एंड लास्टली जो फॉल्स केसेस होते हैं, बिकॉज आई वोंट बी डूइंग जस्टिस टू इट विदाउट मेंशनिंग द फॉल्स केसेस, बिकॉज कहीं कहीं पे दिखा जाता है कि पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए लोग फॉल्स केसेस अंडर चाइल्ड रिलेटेड लॉज में कर देते हैं। वहाँ भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की भूमिका बहुत बढ़ जाती है कि एज, इमीडिएट डिटर्मिनेशन ऑफ एज, जो कि बीएनएस कहता है विद इन 7 days द मेडिकल रिपोर्ट हैज टू बी देयर। सो दैट ossification test, age determination test, all this has to be immediate so that your dispute on the age of the child should be वो extinguish हो जाए, वहीं पे वो आगे एक कंटेंशन का मौका ना बने। और सेकेंडली, जब परिवारों में आपस में सेटलमेंट हो जाती है, फिर ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है। इसके अगेंस्ट में भी बीएनएसएस बहुत स्ट्रिक्टली कहता है, प्लीज सेटलमेंट विल नॉट
do away with the crime. So all these points have to be taken in mind, and then we can move forward. Thank you. Thank you very much. इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद सर। हमारे अगले वक्ता श्री देवतोष कुमार सुरेंद्र सिंह सर हैं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैं श्री देवतोष कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। Good afternoon, everyone present here in this conference room. With the permission of the chair, I would like to just, it's mainly going to be repetition of whatever the earlier speakers have said. Basically, I'll dwell upon the new provisions made in BNS and BNSS and DCP crime. He will look, he'll dwell upon other part of it. Next one. Next. Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, as other speakers have told, all the offences which were earlier scattered all over Indian Penal Code, it has been consolidated under Chapter 5, and there is one subsection for children. So then again, offences against children have been given precedence over other offences. Implemented additional reforms aimed at deterring such offences and imposing stricter penalties. Section 93 to 99 covers all the offences, covers offences against children. In IPC earlier, different nomenclatures were used, like minor, girl, child, adolescent, etc. were used, but in BNS, the neutral, gender-neutral term child is used as defined under Section 2.3. The definition is simple: any person below the age of 18 years. Next. Section 65 BNS, punishment for rape in certain cases. Commits offences, anybody who commits rape on a woman under 16 years of age. Here, normally we call the penalty is not less than 20 years, and which may extend to imprisonment for life, and which means remainder for the remainder of the person's natural life. Section is cognizable, non-bailable, and trial by session court. Next. Section 70.2, gang rape. Earlier, IPC under Section 376 DA, if women or girl was below 16 years of age, then it was considered gang rape. But for this, for BNS, the age has been changed to 18 years. Next, 70.2. ये भी पीछे जाइए, पीछे जाइए. Yeah. Punishment is same as earlier. Classification is again cognizable, non-bailable, and trial by court of session. Next, 93. This is exposure and abandonment of child under 12 years of age. Offense is, somebody who intentionally exposes or leaves a child under 12 years in a place with intent to abandon him. Punishment is 7 years. And this, there is an explanation in the section which says section does not prevent the prosecution for murder, or suppose exposure child dies, that there will be another trial for murder or culpable homicide, whichever is required.
Classification is again cognizable, bailable, trial by magistrate of first class. Next is section 95 BNS. It's basically that begging act, hiring, employing or engaging a child to commit an offense. Imprisonment shall not be less than 3 years, but it may extend to 10 years and with fine. And if offense is committed by that child, then whatever is offense provided for that offense will be attracted. It will be considered that the person has committed the offense himself. But here there is a catch. If that offense is suppose less than it's my petty offense, which is 1 month, or say theft for things costing less than 5,000. It's just one month of punishment. Then what will happen? So actually, I feel this section, this is a new section. Actually, it should be then 3 plus whatever is that offense, but it is not clear. But because in annex schedule 1, they have given it separate this thing. So that has to be clarified by this thing. Next, 96 BNS, procurement of child. Whoever by any means whatsoever induces any child to go from any place or do any act with intent that such child will be forced or seduced to illicit intercourse with another person. Motive is, again, the child is forced or seduced to illicit intercourse. Penalty is same 10 years, and classification is similar. There is a slight change. In earlier IPC, there was section 366A, which meant only procuration of minor girl. Here it is a gender neutral. Young boy can be victim here. Section 97 again, offense of kidnapping or abducting a child under age of 10 years. Offense is again kidnapping of a child under 10 years old. Motive, intention to dishonestly take any movable property from the child. It's like whatever property the child may be having, in possessing, that intention is to take that. Penalties again up to 7 years, cognizable, non-bailable, and trial by magistrate of first class. Next is section 98 BNS, offense of selling child for purpose of prostitution, etc. This is again similar to what it was there, but it's again trial by court of session. Next. '99. Offense, the law criminalizes anyone who buys, hires or otherwise obtains possession of any child below the age of 18 years for the specified purpose. Punishment is again imprisonment for a term not less than 7 years, which may extend to 14 years, and fine. Again, cognizable, non-bailable, and trial by court of session. Now, I'll come to the provisions, special provisions in Bharatiya Nagarik Suraksha Desa. Section 193(2), which other speakers have dwelt upon, it mandates that the completion of investigation into sexual offences against children within 2 months from the date of recording of information. And that is when FIR is lodged by the police station in charge. It's applicable to offences under BNS, section 64, 65, 66, 67, 68, 70 and 71. Section 69 is missing. There is a new section in BNS, which is sexual intercourse by deceitful means. Live-in relation वाले जो होते हैं वो वाले हैं इसमें. That is excluded from this. Next is POCSO. 4 sections of POCSO, that is 4, 6, 8 and 10. Only this section 193
point 2 applies only to these two. Again, the next, just go back. Yeah. The same process is that investigation officer must complete the investigation and submit a police report to the magistrate within that time frame of 60 days. And then there is a section 183 in BNSS which says statements of child victims are to be recorded in a child-friendly manner. Now it depends on the, in that provision is that it should be recorded by women, AV facilities should be provided on. Those things will be clarified later. And as per Bharatiya Sakshya Adhiniyam, competency of child witnesses under section 124 of VSA states that any person, including a child, specifically it says including a child, can testify unless the court believes that they are unable to understand the questions or provide rational answers by tender years or extreme old age or disease. So this section makes the process of evaluating child testimony more inclusive. And again, it mentions that courtroom facility, courts are directed to provide safe waiting areas, arrangements for child care, and the options for vulnerable witnesses to testify from a different location to minimize the stress. Now I would request DCP Crime, Pankaj, to take it from here. थैंक यू सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे अगले वक्ता हैं श्री पंकज कुमार, डीसीपी क्राइम ब्रांच, जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। अब मैं श्री पंकज कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार और विशेषज्ञता हमारे साथ साझा करें, जिससे हम सभी इस विषय को और गहराई से समझ सकें। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी सर एंड अदर पार्टिसिपेंट्स। सर मैं पंकज कुमार, डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस में हूँ सर, और यहाँ पर हमारे क्राइम ब्रांच में ASTU की एक जो नोडल एजेंसी है वो क्राइम ब्रांच है सर, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो इसके उसमें काम करती है सर। आई एम ऑडिबल सर? आवाज़ आ रही सर? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही। सर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंट करेंगे? सर प्रेजेंटेशन नहीं एक्चुअली मैं बना पाया, मेरा एक कोर्ट में एविडेंस था और मैम से बात हुई तो इसलिए मैं ऑनलाइन। सर नो प्रॉब्लम। क्या आप वीडियो अपना ऑन करेंगे या ऑडियो पे ही आप? एक्चुअली सर मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई टेक्निकल ग्लिच है या जो भी है, ऑन नहीं हो पा रहा। ओके, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज। तो सर ये इसमें मेरा टॉपिक है कि कैसे सर जो BNS और JJ एक्ट और प्लस ये पोक्सो एक्ट कैसे इंटरकनेक्टेड हैं एक्चुअली। तो वैसे तो ज़्यादातर एक्सप्लेन हो चुका है और सर ने भी काफ़ी अच्छे से जो एक्सप्लेन किया। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग बताना चाहेंगे इसमें, कि जो भी JJ एक्ट की जो वो थी कि प्रोटेक्शन और केयर की और पोक्सो की, और इसके बाद जो अदर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के जजमेंट थे उन सबको मिला के काफ़ी चेंजेस कर दिए गए BNS में, जो नया हमारा भारतीय न्याय संहिता जो आगे बनाई गई सर। जैसा कि आगे तो काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका है इसमें कि जो यूनिफॉर्मिटी और कई चीज़ें जो चाइल्ड फ्रेंडली और उसके लिए जो इसमें इंटरकनेक्शन की जो बात है, इसमें ये तीनों लॉज सर इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ऑफेंडर के जस्टिस से, और प्लस चाइल्ड सेंसिटिव अप्रोच जो कि हमारे लीगल सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं सर। इसमें 2 चीज़ें हैं सर, जो JJ एक्ट है जो कि 2 चीज़ों में है, जो विक्टिम उसमें विक्टिम के लिए भी है और प्लस एक्यूज्ड के लिए भी। अगर विक्टिम चाइल्ड है तो सर JJ एक्ट उसमें इंश्योर करेगा कि चाइल्ड के लिए जो है केयर, काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए। अगर एक्यूज्ड चाइल्ड है तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसको केयर करेगा कि ये अगर
कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो इसके साथ कैसे उसमें पनिशमेंट और जो वो किया जाए, और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं सर। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये तीनों जो एक्ट हैं, पोक्सो और प्लस जेजे एक्ट और प्लस बीएनएस, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं सर। मेरी तरफ से यही है सर। थैंक यू। थैंक यू सर आपके उपयोगी विचारों के लिए। अब हम प्रश्नोत्तर और चर्चा सत्र शुरू कर रहे हैं। इस दौरान हमें वेबिनार के दौरान प्रतिभागियों से प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मैं हमारे सभी सम्मानित वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वो इन प्रश्नों पर अपने विचार साझा करें। यदि बच्चा लापता हो जाए तो माता पिता को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? हमारा पहला सवाल ये है। इसमें पहला तो है कि 112 जो कॉल है वो है, एक चिल्ड्रन हेल्पलाइन भी है, एक मिस जो दिल्ली में है, दिस इज कंसर्निंग दिल्ली एरिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो है एक जो डीसीपी अभी बोल रहे थे, एक मिसिंग पर्सन स्क्वाड है, वो कॉल वहीं चिल्ड्रन हेल्पलाइन, जो मिसिंग चिल्ड्रन हेल्पलाइन है वो वहाँ पे जाती है, और सबसे पहले ये करके जो आई फिर वो थाने से आएंगे तो बेसिकली डिटेल लेकर के आगे की जो कार्रवाई होगी, ये इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। मिसिंग पर्सन्स नॉर्मली लोग सोचते हैं कि सिर्फ थाने का काम है, बट मेन जो चिल्ड्रन का जो सर्चिंग का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मिसिंग पर्सन स्क्वाड के पास है। थैंक यू सर। प्लीज। मैं एसीपी साहब ने जो बताया उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना पाऊंगा, क्योंकि मैं एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग सेल का हेड हूँ हमारे बाल आयोग में। तो ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं जिसमें बच्चा मिसिंग हो जाता है और इवेंचुअली अप्रीहेंशन ये होता है कि शायद तस्करी हो गया हो। तो हम सबको बार बार यही कहते हैं कि पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 1 आवर यू मस्ट रिपोर्ट। अभी कल परसों की बात है, एक केस मेरे पास आया, रात को 10:30-11 बजे ये फ़ोन आया कि भाई पड़ोस की बच्ची जो है पिछले 3-4 घंटे से मिल नहीं रही है और हमें शक है कि इसको कोई उठा के ले गया है। और हमने पुलिस में जाके एफआईआर करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें समय जा रहा है और एफआईआर हो नहीं पा रही है, जो भी कारण रहे। तो जैसा कि सर ने बताया, वो जो नंबर सर ने बताया उस पर हमें तुरंत फ़ोन करना चाहिए। हमने भी उनको यही बात बताई, तब जाके इमीडिएटली पीसीआर आई, उस पर कार्रवाई हुई, एफआईआर रजिस्टर हुई, हम तक ये केस आया, हमने भी पुलिस को चिट्ठी लिखी और इसमें बाद में वो वृंदावन से वो लड़की मिल गई अगले दिन। मतलब ये जो कंसर्टेड एफर्ट है, जब हम एक तालमेल में जब अगर ढूंढने का प्रयास करें तो मिल जाती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जितना हम डिले करते हैं, फिर ये बहुत केसेस में ऐसा होता है कि बच्ची या बच्चा जो भी घूम गया है वो फिर नहीं मिल पाता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट या देश से बाहर भी हो सकता है, क्योंकि हमने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम किया है। नेपाल से कई बच्चे नेपाल चले जाते हैं, नेपाल से आते हैं और बाकी देश के अन्य बॉर्डर्स में भी हमने देखा है तस्करी के स्पेशली जो शिकार है। तो इन केसेस में 1098 एक नंबर है, उस पर भी सर जो कह रहे थे हेल्पलाइन नंबर की जो बात की सर ने, 1098 पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं। बट जो सर ने जो नंबर बताया उस पर ज़रूर हमें कॉल करना चाहिए। और हमारा एक पोर्टल भी है, एक तो खोया पाया है और मिशन वात्सल्य में भी हम ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, जो मंत्रालय में हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में ये इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर कोई बच्चा बहुत दिन से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन और उसके डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कराएंगे तो भी बच्चे को ढूंढने में मदद मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू सर। ये दूसरा एक सवाल है कि स्कूल की क्या जिम्मेदारी है कि बच्चे की सुरक्षा स्कूल समय में सुनिश्चित हो? एक तो स्कूल में बच्चा जब भी जाता है तो स्कूल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बार क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? स्कूल की क्या जिम्मेदारी है कि बच्चे की सुरक्षा स्कूल समय में सुनिश्चित हो? बच्चा ज़्यादातर समय जब स्कूल में रहता है तो ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो बच्चे की है उसको वो सुनिश्चित करे। हमने एक बहुत डिटेल्ड मैनुअल निकाला है जो कि एनसीपीसीआर में उस मैनुअल का क्रियान्वयन किया गया है, जिसको कहते हैं मैनुअल ऑन सेफ्टी एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑन सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स। इसके अंतर्गत ये सीबीएसई द्वारा नोटिफाइड है
और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा भी इसको अडॉप्ट किया गया है, और उसमें बहुत डिटेल तरीके से बताया गया कि क्या क्या एस्पेक्ट स्कूल्स को ध्यान देने चाहिए बच्चे और की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स है, एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ द स्टाफ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, कैमराज हर जगह पे होने चाहिए, और अब्यूज़ की भी घटनाएं होती हैं तो जो वॉशरूम्स वगैरह है उसमें, और डिजिटली भी बच्चे अगर स्कूल में सेफ रहें, ये सारा उस मैनुअल में हमने बहुत इजी तरीके से दिया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैनुअल ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में होना चाहिए, और अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनके पास भी ये मैनुअल होना चाहिए, जिसके थ्रू हम सुनिश्चित कर सके। और एक अकाउंटेबिलिटी, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में बहुत क्लियरली बताया गया है कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। बहुत धन्यवाद सर। सर हम एक सवाल और लेंगे। एक सवाल है, नए आपराधिक कानून के तहत बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल, माता पिता और पुलिस किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं? तो कोई भी जब प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं तो इट हैज़ टू बी इन सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस ओनली। अब जो एसएमसी या सरकारी स्कूलों में होती है, पीटीए गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, एसएमसी और पीटीए के माध्यम से भी हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मुद्दों की चर्चा करते रहना चाहिए। हमने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है जो गुड प्रैक्टिस निकल के आती है, दे रीच आउट टू दी पुलिस ऑफिशियल्स ऑल्सो, उनको भी इन्वाइट करके वहाँ पे वो डिस्कशंस करते हैं। और अगर जैसे मैंने मिसिंग बच्चे की बात बताई, या फिर जो हमारा एक एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें भी बहुत क्लियरली बताया गया कि रूल 2B2 ये बोलता है कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है और वो 30 दिन से अगर नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली वो स्कूल मैनेजमेंट की, हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे। क्योंकि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो कहाँ गया? बहुत मुमकिन है कि वो तस्करी का शिकार बन सकता है, या लेबर सिचुएशन में उसको धकेला गया हो, या वो किडनैप हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस के साथ मिलजुल के ये डिले नहीं करना चाहिए। जैसे अब्यूज की घटना हमने बहुत सारे स्कूल्स में, रेसिडेंशियल स्कूल्स में भी देखा है, किसी टीचर ने अब्यूज किया या किसी और ने, स्टाफ ने या किसी ने अब्यूज किया, लेकिन ये स्कूल उस चीज को दबाने की प्रयास करता है और उसको पुलिस तक ले जाने से डरता है या नहीं बताता है। बट ये तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग का पार्ट है, अगर आप नहीं बताओगे तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। ये सबको समझना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट बहुत क्लियरली मैंडेटरी रिपोर्टिंग की बात करता है। अगर आपको किसी भी अब्यूज की घटना का पता चलता है और आपके तक वो इन्फॉर्मेशन आई है तो आपको ये जरूर बताना पड़ेगा, और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस को देनी पड़ेगी, वरना आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू सर, सभी सवाल पे इतनी स्पष्टता देने के लिए। हम आज के सत्र के समापन के करीब पहुंच चुके हैं। इस अवसर पे सत्र का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार, अंडर सेक्रेटरी, एक्सेस टू जस्टिस, न्याय विभाग को आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। आज के राष्ट्रीय वेबिनार नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, जो बहुत एक संवेदनशील विषय है, के समापन पर न्याय विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे जेएस सर श्री सुरेश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके प्रेरणादायक प्रारंभिक वक्तव्य से आज की चर्चा की दिशा तय की। हमारे विशिष्ट वक्ताओं श्री परेश शाह जो एनसीपीसीआर से हैं, श्री अनिल कुमार मिश्रा जी जो एडवोकेट हैं, और देवतेज कुमार जी जो एडिशनल सीपी हैं, और प्रकाश कुमार जी जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारे टी सोंगलाजन अंडर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इन सभी वक्ताओं ने बच्चों से जुड़े अपराध, न्यायालयीन प्रक्रियाओं और नए कानूनों के पॉक्सो व किशोर न्याय अधिनियम से संबंध पर अपने मूल्यवान विचार साझा किए। आपके विचारों से यह समझ और गहरी हुई कि नए आपराधिक कानून बच्चों की सुरक्षा की ओर प्रभावी ढंग से कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं अभी देश भर से जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक आभार, जिन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेकर इस चर्चा को सार्थक बनाया।
आपकी उपस्थिति और सहभागिता यह दर्शाती है कि हम सब बच्चों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अंत में आइए याद रखें कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज की चर्चा से मिले विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हम देश का हर बच्चा सुरक्षित, सम्मानित और कानून के संरक्षण में आगे बढ़े। आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आदरणीय श्री सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव एक्सेस टू जस्टिस न्याय विभाग से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे आज के प्रमुख वक्ताओं को उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में शील्ड प्रदान करें। सबसे पहले मैं श्री प्रवेश शाह, वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ को आमंत्रित करता हूं कि वे शील्ड ग्रहण करें। थैंक यू सर। इसके पश्चात श्री अनिल कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। हमारे अगले वक्ता देवतोष सर हैं। अगले वक्ता हमारे श्री टी संजालियन, अंडर सेक्रेटरी सर हैं। और यहाँ पे उपस्थित मिस स्वर्णिमा पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आज के राष्ट्रीय वेबिनार नए आपराधिक कानून के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा का समापन करते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद।